Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एचडी कैंपस आगरा पर। हम पहले एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चनों से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने इससे पुरानी वाली क्लास में जो है हम पढ़ चुके हैं। अब आज की क्लास में हम एग्जाम से रिलेटेड जो और क्वेश्चन हमसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। तो आज कुछ क्वेश्चन हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हमसे बहुत पूछे जाते हैं, उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे आज की क्लास का प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन लगाएंगे आज की क्लास का। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि गलत प्रश्नों के लिए बैंक में 2 लगातार बोनस अंक प्राप्त करने के बाद अमित की संख्या इसकी शुरुआती संख्या के 15/8 गुने के बराबर हो गई। पहली बार कितनी प्रतिशत संख्या बढ़ी थी अगर दूसरी बार की जो वृद्धि है, रेस का मतलब यहाँ पे वृद्धि है प्यारे विद्यार्थियों, रेस ये जो है इंग्लिश में टाइप हो गया, इसका मतलब है वृद्धि। दूसरी बार की जो वृद्धि है वो पहली बार से 2 गुनी थी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बैंक परीक्षा में कोई बैंक का एक एग्जाम हुआ है, उसकी परीक्षा में 2 लगातार बोनस अंक प्राप्त करने के बाद, इसका मतलब ये 2 बार लगातार वृद्धि हुई है अंकों में। और उसके बाद किस प्रकार से हुई है, अमित की संख्या इसकी शुरुआती संख्या के 15/8 गुने के बराबर हो जाती है। पहली बार कितनी प्रतिशत संख्या बढ़ी थी अगर दूसरी बार पहली बार से दुगुनी बढ़ा था। इसका मतलब यह है कि जैसे मान के चलो कोई संख्या में वृद्धि हुई, बात को ध्यान से समझना। इसका मतलब यह है कि मान के चलो किसी संख्या में 16% की वृद्धि हुई पहली वाले केस में, फिर उसके बाद दोबारा में जो वृद्धि हुई है वो इससे दोगुनी हुई है, मतलब 16 का 2 गुना मतलब 32%। इस प्रकार से वृद्धि हुई है, इस प्रकार से वृद्धि हुई है। देखो क्वेश्चन को पढ़ लेंगे एक बार और। पहली बार कितनी प्रतिशत की बढ़ी गई थी अगर दूसरी बार पहली बार से दुगुना बढ़ा था। तो हमें बताना है कि पहली बार में जो संख्या वो कितने परसेंट से वृद्धि हुई थी। जब उसने कहा है शुरुआती जो अमित की संख्या बढ़ने के बाद इसकी शुरुआती संख्या का 15/8 गुना हो जाती है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले एक छोटी सी बात समझ लेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखेंगे। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें कहा है गलत प्रश्नों के लिए बैंक परीक्षा में 2 लगातार बोनस अंक प्राप्त करने के बाद अमित की आफ्टर गेटिंग 2 सक्सेसरीज बोनस मार्क्स इन बैंक एग्जाम्स फॉर रॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसके बाद क्या कहा है इसने, अमित की संख्या इसकी शुरुआती संख्या के 15/8 गुने के बराबर हो जाती है। 15/8 गुने के बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रारंभ में इनिशियल नंबर तो आएगा नीचे, प्रारंभ में संख्या कितनी थी और वृद्धि के बाद संख्या कितनी होगी वो फाइनल नंबर आएगा ऊपर। वृद्धि के बाद, इन वृद्धियों के बाद संख्या कितनी होगी वो फाइनल नंबर आएगा ऊपर। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इसमें 2 बार वृद्धि हुई है। पहली बार जो वृद्धि हुई है वो जो दूसरी बार जो वृद्धि हुई है पहली बार से 2 गुनी है। इसका मतलब मान के चलो पहली बार में जो वृद्धि हुई है उसके बाद दूसरी बार में जो वृद्धि हुई है तो दूसरी 2 गुनी है। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, मान के चलो पहली वृद्धि अगर x% है तो जो दूसरी वृद्धि है इसकी 2 गुनी है, मतलब 2x% है। इन दोनों वृद्धियों के बाद संख्या 15/8 हो गई है। इसका मतलब पहले जो संख्या 8 थी वो बढ़कर 15 हो गई। इसका मतलब यही तो है। तो हमें क्या बताना है, उसने हमसे x और 2x का मान पूछा, तो उसने कौन सा पूछा, पहली बार कितनी प्रतिशत, मतलब पहली बार का परसेंटेज जो है वो हमें ऑप्शन में दिया होगा 15%, 20%, 25%, 30%। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर किसी वृद्धि का फ्रैक्शन मान के चलो 1/4 है और फिर दूसरी वृद्धि उसकी 2 गुनी होगी तो इसका मतलब फ्रैक्शन भी 2 गुना होगा। तो 1/4 मल्टीप्लाई 2, तो आप देखेंगे फ्रैक्शन कितना हो गया 1/2। ठीक है, ऐसे ही मान के चलो एक वृद्धि जो है 1/5 है, अगर परसेंटेज में बात करें तो 20% हो जाएगी। अगर इसको 2 गुना करेंगे मतलब 40% करेंगे तो फ्रैक्शन भी 2 गुना हो जाता है, 2/5। ये वाली चीज है। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि परसेंटेज को दोगुना करने से ऊपर वाला मान तो बढ़ रहा है और नीचे वाला अगर वो कट रहा होगा तो नीचे वाला मान कम हो जाएगा। जैसे यहां पर 2 से ये कट रहा था तो नीचे वाला मान कम हो गया, ऊपर वाला सेम था। यहां पर नहीं कट रहा तो ऊपर वाला मान बढ़ रहा है और नीचे वाला मान जो है वो सेम है। तो मेरे कहने का मतलब
ये है कि जब किसी भी संख्या को 2 गुना करेंगे तो इसका मतलब संख्या में वृद्धि होती है। संख्या में वृद्धि होने का मतलब अगर कोई मान फ्रैक्शन में है, जैसे 3/4 है, तो इसमें वृद्धि कम मानी जाएगी। जब ऊपर वाली संख्या में वृद्धि होगी तभी तो कम वृद्धि मानी जाएगी जब नीचे वाला नंबर जो है वो सेम हो। और अगर एक वृद्धि ऐसे हो सकती है जब फ्रैक्शन में कोई चीज होती है, तो जैसे मान के चलो 1/4 है, तो इसमें वृद्धि का मतलब फ्रैक्शन में जब कोई भी चीज होती है तो अगर इसमें वृद्धि हो रही होगी तो ऊपर वाला अंक जितना बड़ा होगा उतनी वृद्धि होगी और नीचे वाला अंक जितना छोटा होगा उतनी ही वृद्धि होगी। मतलब फ्रैक्शन के मान को 2 तरह से बढ़ाया जा सकता है, या तो ऊपर वाली संख्या बढ़ती चली जाए या नीचे वाली संख्या कम होती चली जाए। इस बात को आप एग्जाम्पलों से समझेंगे। वैसे तो मैंने ये आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका थोड़ा सा यूज है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। इस बात को आप एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मान के चलो कोई फ्रैक्शन 2/5 है, अब मैंने एक दूसरा फ्रैक्शन बनाया, मतलब 2 को एज इट इज लिखा, तो अगर मैं नीचे 5 से छोटी संख्या लिखूंगा तो ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा। मतलब 2/4 लिख दिया मान के चलो, तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा। ऐसे मान के चलो ऊपर 2 सेम है, नीचे 3 लिख दिया तो वो इससे भी बड़ा होगा। ऐसे मान के चलो 2 ऊपर और नीचे 2 लिख दिया तो इससे भी बड़ा होगा। मेरे कहने का मतलब नीचे वाला डिजिट अगर कम होता चला जाएगा तो फ्रैक्शन का मान बढ़ता चला जाएगा। एक बात तो ये। उसके अलावा एक दूसरी बात क्या है? एक दूसरी बात ये, मान के चलो 3/5 है, अब फ्रैक्शन का मान कैसे बढ़ेगा कि 3/5 में नीचे वाले को सेम रखा जाए, ऊपर वाले को बढ़ा दिया जाए तो फ्रैक्शन का मान इस वाले मान से बड़ा हो जाएगा। ऐसे मान के चलो 5/5 कर दिया जाए तो ऊपर वाला बढ़ता जा रहा है और नीचे वाला सेम है तो फ्रैक्शन का मान बढ़ेगा। तो अगर दोनों में वृद्धि कमी करेंगे तो उस केस में फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बस ये बात समझने वाली थी यहां पर कि 2 तरह से फ्रैक्शन का मान बढ़ता है, या तो नीचे वाली संख्या को घटाकर या ऊपर वाली संख्या को बढ़ाकर। ठीक है, क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में 2 वृद्धि हुई है और दोनों वृद्धियों में उसने कहा है कि दूसरी वाली वृद्धि पहली वाली वृद्धि से 2 गुनी है। इसका मतलब दूसरी वाली वृद्धि अगर पहली वाली वृद्धि से 2 गुनी है तो दूसरी वाली वृद्धि का परसेंटेज पहले वाले से ज्यादा होगा। इसका मतलब दूसरी वाली वृद्धि का फ्रैक्शन भी पहले वाले से ज्यादा होगा। अब यहां पर इनिशियल फाइनल में कितना दिख रहा है हमें? 8/15। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इसके फ्रैक्शन कर लेने, जैसे इसके होंगे 5 3 और इसके कितने होंगे 2 × 2। ठीक है, अब उसके बाद आपको चाहे तो आप बाई ऑप्शन जा सकते हैं या यहीं से अप्रोच कर लेंगे। यहीं से देखेंगे कि हम कितना परसेंट, मतलब परसेंटेज को हमें 2 गुना करना है, 2 गुना करना है। तो यहां पर अगर मैं इसको 2 भागों में तोड़ लूं, जैसे इसको कर लूं मैं 5/4 और मल्टीप्लाई इसको कर लूं 3/2, तो ये वाली चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? अब ये देखो, ये जो 5/4 है ये कितने प्रतिशत वृद्धि का फ्रैक्शन है और ये 3/2 जो है ये कितने परसेंट वृद्धि का फ्रैक्शन है। तो आप देखेंगे नीचे 4 है तो 4 कितने परसेंट का होता है? 25%। तो 25% वृद्धि का फ्रैक्शन 5/4 बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे ये 3/2 को देखेंगे तो ये कितने परसेंट वृद्धि का फ्रैक्शन है? तो नीचे 2 है, तो ये 50% वृद्धि का फ्रैक्शन है कि नहीं? आप बताइए है कि नहीं है? आप अगर इसके फैक्टर कर लेंगे तो ये बनेंगे। फैक्टर के बाद मैंने इसको तोड़ के देखा, पहले 5/2 से ब्रेक करके मैंने 5/4 मतलब 5 को लिया ऊपर से, नीचे से 4 को लिया, 5/4 और इधर 3/2 ब्रेक करके देख लिया। फिर देखा है 5/4 फ्रैक्शन कितने परसेंट वृद्धि का बनेगा? तो ये बनेगा 25% वृद्धि का। पता कैसे चला कि नीचे 4 है और 25% में ही नीचे 4 आता है और ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 1/4 हो गया। 1/4 का मतलब 25% बन गया। ऐसे यहां पर 3 हो रहा है 2 से, तो 2 से 3 होने के लिए कितने की वृद्धि होगी? 1 की 2 पर, तो कितने परसेंट हो गया? 50%। अब देखो कि ये जो परसेंटेज है ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं हो रहा, कि पहली बार दूसरी बार की जो वृद्धि है वो पहली बार से 2 गुनी है। देखो पहली बार की वृद्धि कितनी है? 25% और दूसरी वाली की वृद्धि कितनी है? 50%। देख लो 2 गुनी है कि नहीं? ये देखो, तो आप कहेंगे सर 2 गुनी है, इसका मतलब कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो ये वाला हमारा आंसर हो गया। इसका मतलब पहली वाली वृद्धि कौन सी होगी? 25% और दूसरी वाली वृद्धि कौन सी होगी? 50%। एक तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि आपने 5/4 और 3/2 ही क्यों ले लिया? वो मैंने क्या किया, आप उसके लिए थोड़ा सा ऑप्शन की तरफ देखें। जैसे 15% है, 15% में देखेंगे तो क्या आएगा? तो 15% में देखेंगे तो 3/20 आएगा। क्या नीचे कहीं पे आपको 20 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। ऐसे 20% में देखेंगे तो 20% का फ्रैक्शन नीचे 5 आएगा। क्या नीचे आपको कहीं भी 5 दिख रहा है? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद 25% को देखेंगे तो देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, नीचे 4 आ रहा है, हाँ भाई यहाँ 4 दिख रहा है,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा 4, इसका मतलब इससे हो सकता है। तो पहली वाली वृद्धि 25% 1/4, तो इसकी वृद्धि का फ्रैक्शन बनेगा 4 से 5। फिर उसके बाद दूसरी वृद्धि दोगुनी है, तो 25% का दोगुना कितना हो जाएगा 50%, 50% का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/2, तो ये हो जाएगा 2 से 3। तो देखो 8 से 15, 8 से 15, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप ऐसे बाई ऑप्शन भी इसको चेक कर सकते हैं। एक बार और क्लियर करके मैं आपको बाई ऑप्शन बता देता हूं। ये मैंने आपको फैक्टर करके जो अप्रोच बताई है, इसमें भी ऑप्शन की थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको बाई ऑप्शन कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। एक तो मैंने आपको तरीका बताया अभी पीछे इस क्वेश्चन को करने का कि आप जो संख्या दी है उसके फैक्टर कर लेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा। अगर आप फैक्टर नहीं करना चाहते हैं, फैक्टर नहीं करना चाहते तो आप बाई ऑप्शन क्या करेंगे, जैसे उसने कहा संख्या 15/8 हो जाती है। संख्या 15/8 होने का मतलब ये है कि प्रारंभ में जो संख्या इनिशियल नंबर, प्रारंभ में जो संख्या 8 थी वो अब संख्या 15 हो गई इन दो वृद्धियों के बाद। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन को देखेंगे। बाई ऑप्शन बता रहा हूं अब आपको क्वेश्चन को। पहली बार कितना प्रतिशत संख्या बढ़ी, अगर दूसरी बार पहली बार से 2 गुनी बढ़ी, इसका मतलब ये जो है ऑप्शन में जो दिए हैं वो पहली बार की वृद्धि दी है, क्योंकि पूछा क्या है उसने पहली बार संख्या कितने परसेंट बढ़ी, इसका मतलब जो पूछा होता है ऑप्शन में वही दिया होता है। तो पहली बार का परसेंटेज वृद्धि दी है ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन पे दिया है 15%, तो सबसे पहले मैं 15% से ही चेक करूंगा। तो 15% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर वो बनेगा 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20, तो 23/20 बनेगा। अब आप मुझे ये बताइए कि इस 15/8 में अगर मैं 15 की बात करूं तो 5 × 3 बनेगा, 8 की बात करें तो 2 × 2 बनेगा। तो अगर ये इसका आंसर होगा तो नीचे इसमें 20 होना चाहिए, ऊपर 23 का मल्टीपल होना चाहिए। ना तो ऊपर 23 का मल्टीपल है, ना नीचे 20 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये आंसर हो ही नहीं सकता है। ऐसे आप क्वेश्चनों के आंसरों को काटेंगे। फिर 20% लेंगे, फिर 20% वृद्धि का फ्रैक्शन बनाऊंगा मैं, तो 20% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, और वृद्धि का जोड़कर 5, 6/5। इसका मतलब नीचे 5 आना चाहिए, ऊपर 6 आना चाहिए। ऊपर ना तो 6 है ना नीचे 5 है, क्योंकि ऊपर 5 है, ऊपर देखो ना 6 है, देखो ऊपर 2 होता तभी तो 6 होता, 15 है ऊपर, तो ना ऊपर 6 है नहीं पीछे 5 है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखो 25% को चेक करके देखते हैं। तो 25% को अगर हम चेक करेंगे तो 25% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो 25% वृद्धि का फ्रैक्शन बनेगा 5/4, मतलब ऊपर 5 का मल्टीपल है और नीचे 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भाई आंसर हो सकता है। फिर इसके बाद उसने कहा कि दूसरी वृद्धि इसकी 2 गुनी है, तो दूसरी वृद्धि को इसका 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50%, और 50% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना बनेगा 3/2। ये बनाना मैंने आपको सिखा चुका हूं, अब नहीं बताऊंगा भाई। तो नीचे 2 और ऊपर 3, तो नीचे 2 है और ऊपर 3 है, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल सही है। आप चेक करके देख सकते हैं 4 से 5 हो जाएगा इस वृद्धि की वजह से, इस वृद्धि की वजह से 2 से 3। इनिशियल फाइनल वाला जो हमने टाइप पढ़ा था उसी पर आधारित क्वेश्चन है, बस बैक करके इस चीज को पूछ लिया है। तो देखो 8 से 15 संख्या हो जाएगी इन दो वृद्धियों के बाद, 25% और 50%। इसने हमसे पहली वृद्धि पूछी थी, तो पहली वृद्धि कितनी हो गई 25%। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आएगा तो आप उसको या तो बाई ऑप्शन अप्रोच कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, या आप पहले उसके फैक्टर करके अपने आप बना के देख सकते हैं। अब लास्ट को जो 30% बना है उससे भी चेक करके देख लेते हैं। कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 30% से चेक करके नहीं दिखाया, तो देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो फ्रैक्शन बनेगा 13/10। ऊपर 13 का मल्टीपल होना चाहिए, नीचे 10 का, ना ऊपर 13 का है ना नीचे 10 का, इसका मतलब केवल सी ऑप्शन इसका सही है। ऐसे आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बाई ऑप्शन कर सकते हैं, और बाई ऑप्शन नहीं करेंगे तो जो मैंने पहले बताया उसके फैक्टर करके आप बना के देख लें और आपको कर लेंगे। जैसे ये फ्रैक्शन बनाए हैं मैंने, तो इसको बना के देख लें, अपने आप पता लग जाएगा। कैसे बना के देखेंगे वो मैं अभी पीछे बता चुका हूं, और उसमें स्टूडेंटों को ये डाउट हो रहा होगा सर आपको ये कैसे पता लग गया कि डायरेक्ट इसमें से 5/4 ही लेना। भाई मुझे पता नहीं लगा, मैं तो आराम से देख रहा हूं। पहले 5/2 को देख लेता हूं, तो 5/2 में करेंगे तो 2 से 5 हो जाएगा एक वाला, और दूसरा वाला कितना बचेगा फिर 4 से 3, यही तो होगा, तभी तो ये आएगा। और 2 से 5 में अगर मैं वृद्धि देखूंगा 3 की 2 पर 150%, तो यहां 300% होना चाहिए थे, जबकि हो रहा है 75%, इसका मतलब ये गलत है। ऐसे लेके देख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 के साथ 4 को लेंगे जैसे ही, तो वो मैं आपको पीछे बता चुका हूं, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, तो 25% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको मैं सलाह
दूंगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप उसको बाई ऑप्शन ही करें, तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, जल्दी कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऐसे बाई ऑप्शन से जाके देख लें कि कौन से वाले फ्रैक्शन से मल्टीपल बन रहा है, उसी वाले क्वेश्चन को हम आंसर कर देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, इनको थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी करेंगे। देखो, चार खंड एबीसीडी में छात्रों के औसत अंक 60% हैं। एबीसीडी के छात्रों के औसत अंक व्यक्तिगत रूप से 45, 50, 72 और 80% हैं। यदि सेक्शन ए और सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक 48% हैं और सेक्शन बी और सी के औसत अंक 60% हैं, तो सेक्शन ए और डी के छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी भी किन्हीं भी एक या दो या तीन चीजों का जोड़, जैसे यहां पर छात्रों के औसत अंकों की अगर हम बात करें तो यहां पर मार्क्स की बात करें तो ए के अंक प्लस बी के अंक प्लस सी के अंक प्लस डी के अंक, इन सभी के चारों के अंक जो है इनका जोड़ अगर हम करेंगे तो सभी के द्वारा प्राप्त टोटल मार्क्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, ये बताइए। तो टोटल मार्क्स में मैंने आपको दो टाइप पहले परसेंटेज में पढ़ाए हैं। एक टाइप तो आपको पढ़ाया है मैंने भाग वाला। भाग वाले में मैंने आपको क्या बताया था, उसमें ये बताया था कि जब इनमें परसेंटेज चेंज दिया हो और किसी एक में पूछा हो तो वो कैसे निकालते हैं। जितने जितने परसेंटेज का चेंज दिया होता है उसका मल्टीप्लाई करते चलते हैं और जिसका पूछा उसका निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें पहले इनका रेशियो पता होना चाहिए। एक टाइप ये बताया था, और पीछे एक टाइप आपको मैंने एलिगेशन वाला पढ़ाया है परसेंटेज में, कि एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मैंने आपको चिड़ियाघर वाले कुछ क्वेश्चन कराए थे, जू से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, उसके अलावा मैंने आपको कुछ मिक्सर से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। तो एलिगेशन वाले टाइप में क्या होता है, इस वाले टाइप में परसेंटेज हमको दिया होता है, हमें रेशियो निकालना होता है, तो हम ऐसे करते हैं एलिगेशन से। और जब हमें रेशियो दिया होता है और हमें परसेंटेज निकालना होता है तो इस वाले क्वेश्चन, इस वाले टाइप से क्वेश्चनों को करते हैं। ये मैं पीछे आपको बता चुका हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को आप नोटिस करिए कि इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन बन रही है। तो इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन बन रही है कि चार खंड हैं एबीसीडी में, छात्रों के औसत अंक 60% हैं। मतलब एबीसीडी चारों में औसत अंक 60% उसने दिए हैं। एबीसीडी छात्रों के औसत अंक अलग अलग, मतलब सेक्शन ए में 45%, बी में 50%, सी में 72% और 80%, ये अलग अलग हैं। देखो चार हैं। अब बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन को भाई बहुत आराम से धीरे धीरे समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें चार जो हैं, चार खंड हैं, ए और बी और सी और डी, और प्लस चारों खंडों में टोटल मार्क्स। ठीक है, ये वाली चीज है। उसके बाद उसने दिया क्या है, उसने दिया है एबीसीडी में छात्रों के औसत अंक 60% है। मतलब टोटल मार्क्स अगर हम बात करें, परसेंटेज निकालें, तो सभी ने 60% अंक प्राप्त किए, सभी ने मिलाकर। ठीक है, उसके बाद सभी के अलग अलग, अलग अलग का मतलब ए सेक्शन में 45% मार्क्स हैं। ठीक है, विद्यार्थियों के, इसने कहा है चार खंड एबीसीडी में छात्रों के औसत अंक 60% हैं। एबीसीडी में छात्रों के औसत अंक, मतलब यहां पर ए में छात्रों के औसत अंक 45% है। खंड बी में, पार्ट बी में छात्रों के जो औसत अंक हैं वो 50% हैं। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। और सी में छात्रों के जो औसत अंक हैं वो 72% है। और डी में छात्रों के औसत अंक उसने दिए हैं 80%। सेक्शन डी में दिए छात्रों के औसत अंक 80%। पहले तो ये दिया है, मैं पहले लिख रहा हूं कि हमें क्या दिया है। हमें पता है कि ए में प्लस बी में प्लस सी में प्लस डी में होंगे टोटल कितने परसेंट प्राप्त करें उसके। उसमें ए में औसत अंक 45% है, बी में औसत अंक 50% है, सी में औसत अंक 72% है और डी में 80% है, और टोटल में 60% है। ठीक है, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसने कहा यदि सेक्शन ए और बी में औसत अंक 48% है, मतलब ए प्लस बी अगर दोनों को मिला दिया जाए, इन दोनों को, तो औसत अंक 48% है। उसके बाद उसने कहा सेक्शन बी और सी में छात्रों के औसत अंक 60%, मतलब इन दोनों में 60% है। ये चीज दी है बी और सी में। उसके बाद उसने हमसे पूछा है सेक्शन ए और डी में छात्रों, सेक्शन ए और डी में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। अब देखना क्वेश्चन को कैसे पहचाना मैंने, कि हमें इसको एलिगेशन से करना पड़ेगा। वो हमें ऐसे पहचाना कि परसेंटेज हमें बहुत सारे दिए, लेकिन कहीं भी रेशियो की बात इसमें नहीं कही है। टोटल में कितने परसेंट प्राप्त किए, ये दिया 60%।
60% दिया है। यहां पर ए में 45%, बी में 50%, सी में 72%, डी में 80%, टोटल 60%। उसके बाद ए बी में कंबाइंड 48% दिया है, बी सी में कंबाइंड 60% दिया है, उसके बाद डी में 80% दिया। ए और डी का रेशियो पूछा, मतलब हमें परसेंटेज देकर रेशियो पूछा है। तो जब कभी भी हमें परसेंटेज देकर रेशियो निकालना होगा तो उस क्वेश्चन को हमेशा करते हैं रूल ऑफ एलिगेशन से। जब हमें अलग अलग परसेंटेज दिए हों, फिर उनका कंबाइंड परसेंटेज दिया हो और हमें रेशियो फाइंड आउट करना हो, तो उन क्वेश्चनों को रूल ऑफ एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। खाली स्लाइड लगाएंगे जरा, हेलो खाली स्लाइड लगाओ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें अलग अलग सेक्शनों के रेशियो निकालने पड़ेंगे। और अलग अलग सेक्शनों के रेशियो किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे ए का हमें 45% पता है, बी सेक्शन में 50% और दोनों का कंबाइंड भी पता है। तो यहां से ए और बी में छात्रों का रेशियो आ सकता है। तो पहले यहां से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। तो देखो पहले ए सेक्शन में कितने परसेंट विद्यार्थियों ने लाए हैं और बी में कितने परसेंट है। तो ए में परसेंटेज है 45%, 45%, और बी में कितने परसेंट है, तो बी में है 50%, 50%। और फिर ए और बी दोनों सेक्शनों में कितने, वो हमेशा बीच में। रूल ऑफ एलिगेशन में दोनों इंडिविजुअल चीजों का परसेंट दोनों अलग साइड में रहता है और दोनों का कंबाइंड परसेंटेज हमेशा बीच में रहता है। तो कंबाइंड परसेंटेज ए और बी का कितना है, 48%। उसने कहा है ए सेक्शन में 45% अंक प्राप्त किए, बी सेक्शन में 50% और ए और बी दोनों में 48%। तो दोनों का जो कंबाइंड परसेंट है वो हमेशा रूल ऑफ एलिगेशन में रहता है बीच में 48%। जब कभी भी रूल ऑफ एलिगेशन लगेगा तो वो कहां लगेगा, रूल ऑफ एलिगेशन उस जगह पे लगेगा जो हमें किन्हीं भी दो अलग अलग चीजों का परसेंटेज या कुछ दिया हो, फिर उन दोनों का कंबाइंड परसेंटेज या एवरेज दिया हो, वहां पर हम रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हमें ए में परसेंटेज दिया था इंडिविजुअल अलग और बी का दिया था इंडिविजुअल अलग, फिर ए और बी दोनों का कंबाइंड परसेंटेज दिया था, उसको लिखेंगे बीच में, वहां हम रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई करते हैं। तो रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई कैसे करते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन जब अप्लाई करते हैं तो हमेशा इसकी एक पहचान है कि जो नीचे वाला जो बीच वाला दोनों का कंबाइंड जो परसेंटेज होगा वो हमेशा इन दोनों के बीच में होगा। जैसे 45 और 50 के बीच में ही तो 48 आता है। यहां आप ऐसे पहचान कर सकते हैं कि ऊपर वालों में एक तो इससे छोटा होगा और एक इससे बड़ा होगा। जैसे यहां 48 से बड़ा है 5, यहां 48 से छोटा है 45। रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाने का मतलब 45 को 48 में से घटा के विपरीत टाइम में, जैसे 48 में से 45 को घटा के इस साइड में लिखेंगे तो 48 में से 45 गया तो 3, विपरीत साइड में लिखना है। ऐसे ही 50 में से 48 को माइनस करके लिखेंगे विपरीत साइड में इधर, तो 48 50 में से 48 को माइनस करेंगे 2। ये जो 2:3 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा कि सेक्शन ए में विद्यार्थी कितना रेशियो है, सेक्शन ए में विद्यार्थियों की संख्या कितना रेशियो है और सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या का कितना रेशियो है। तो रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई करते समय कहां अप्लाई करेंगे, ये कहां लगेगा, सबसे पहले ये समझना। मैंने आपको बताया किसी भी चीज को रटना नहीं है, समझना है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये तरीका कहां कहां अप्लाई हो जाएगा, कौन कौन सी जगह ये लगेगा। तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कई चीजों का एक के बराबर हो, उन सभी में हमको परसेंटेज दिया और रेशियो निकालना हो, तो उस जगह पे हम रूल ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल करेंगे। और रूल ऑफ एलिगेशन लगाते समय इंडिविजुअल परसेंटेज अलग पता होने चाहिए, फिर उन दोनों का कंबाइंड परसेंटेज अलग पता होना चाहिए। जैसे ए और बी का 45%, ए में इंडिविजुअली प्राप्त करे 45%, बी में इंडिविजुअली प्राप्त करे 50% और दोनों में कंबाइंड ए और बी का भी दिया 48%। तो यहां पर हम रूल ऑफ एलिगेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने वही अप्लाई किया, तो आंसर जो ए और बी में छात्रों की संख्या का रेशियो आ गया 2:3। ठीक है, अब उसके बाद ये तो ए और बी में आ गया। अब उसके बाद फिर देखो और क्या दिया है, फिर उसके बाद उसने बी में दिया 50%, सी में दिया 72% और बी और सी का कंबाइंड नहीं पता है, मतलब यहां भी रूल ऑफ एलिगेशन लग सकता है। तो यहां लगाएंगे, फिर बी और सी में छात्रों की संख्या का रेशियो निकालेंगे। तो देखो बी और सी में निकालेंगे तो एक साइड में बी और दूसरे साइड में सी। बी में कितना परसेंट, 50%, बी में है भाई 50% और सी में कितने परसेंट है, सी में कितने परसेंट इंडिविजुअली प्राप्त करें 72%। और बी और सी में कंबाइंड कितना परसेंट प्राप्त करा है, तो कंबाइंड करा है 60%। ये हो गया।
अब रूल ऑफ एलिगेशन लगा दो। तो रूल ऑफ एलिगेशन कैसे लगाते हैं, बड़े में से छोटा, तो 72 में से 60 को घटाकर विपरीत दिशा में लिखेंगे, मतलब इधर से इधर लिखेंगे। इधर 72 में से 60 को माइनस करेंगे तो 12 रेशियो, और यहां से रेशियो करेंगे तो इधर, अब 60 में से 50 को हटाकर इधर वाली साइड में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 2 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 2 से कैंसिल करने पर ये रेशियो हो जाएगा 6:5। 2 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा 6:5। ये 6:5 क्या है, 6:5 आ गया कि बी में कितने विद्यार्थी होंगे 6 रेशियो, सी में कितने होंगे 5 रेशियो। लेकिन अब यहां से देखो ए और बी में छात्रों की संख्या का रेशियो निकाला, यहां से बी और सी में निकाला, लेकिन यहां से एक बात गड़बड़ आ रही है कि यहां से बी में छात्रों का रेशियो आ रहा है 6 और यहां से बी में छात्रों का रेशियो आ रहा है 3। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक ही सेक्शन है, एक ही खंड है, एक ही पार्ट है, तो छात्रों की संख्या एक ही पार्ट में अलग अलग नहीं हो सकती, समान होनी चाहिए। तो इसको समान करना पड़ेगा। तो समान करने के लिए इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो समान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां पर ए अनुपात बी अनुपात सी हमारे पास आ जाएगा। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, बस डी में कितना है 80%, ये ध्यान रखना है। डी में है 80% और टोटल है 60%। देखो फिर यहां तक हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा कि ए में कितने विद्यार्थी हैं रेशियो, बी में कितने विद्यार्थी हैं रेशियो सी। 3 सेक्शनों में तो विद्यार्थियों का रेशियो आ गया। ए में हो जाएंगे 2 दूनी 4 रेशियो, ए में हो जाएंगे 4 रेशियो, बी में हो जाएंगे कितने 6 रेशियो, सी में हो जाएंगे कितने 5 रेशियो। ये ए बी सी में छात्रों की संख्या का रेशियो आ गया। सेक्शन ए में विद्यार्थी कितने हैं 4, सेक्शन बी में कितना रेशियो 6, सेक्शन सी में 5। अगर उसने क्वेश्चन में हमसे ए बी सी या ए सी या ए बी का रेशियो पूछा होता तो मैं यहीं से आंसर कर देगा 4 5 4 6, लेकिन नहीं, उसने पूछा है ए और डी। इसका मतलब हमें डी का फाइंड आउट और करना पड़ेगा, और डी का रेशियो निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीज दी है। तो देखो पीछे अभी मैंने एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ए बी में दिया था, फिर ए और बी में कंबाइंड दिया था कितने परसेंट है, ऐसे बी और सी में दिया था, फिर दोनों में कंबाइंड दिया था बी प्लस सी। क्या ऐसा सी और डी के साथ दिया है कि सी का भी दिया हो, डी का भी दिया हो और सी प्लस डी कंबाइंड दिया हो? नहीं दिया, नहीं दिया सी प्लस डी का कंबाइंड। ऐसे ही अगर हम डी को यहां पर ऐड करना चाहें, जैसे डी का बी के साथ निकालना फिर बी प्लस डी का दिया हो, ऐसा भी नहीं दिया। इसका मतलब ए के साथ ऐड करना चाहें डी को, जो ए डी और ए प्लस डी हमें दिया हो वो भी नहीं दिया। इसका मतलब इसका डी का अगर रेशियो निकालेंगे तो ऐसे नहीं निकल सकता भाई। इसका मतलब डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी के लिए हमें डी के लिए 2 चीजें पता है। डी का मान निकालने के लिए 2 चीजें पता है। कौन कौन सी चीजें पता है डी का मान निकालने के लिए? डी का मान निकालने के लिए एक तो ये पता है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चारों सेक्शनों में 60% मार्क प्राप्त किए, एक चीज तो हमें पता है ये। उसके अलावा हमें अगर ये पता लग जाए, डी का पता है कि अकेले डी ने कितने परसेंट प्राप्त किए 80%, ये पता है। डी का रेशियो निकालने के लिए हमें 2 चीजें पता है कि चारों सेक्शनों में मिलाकर कुल कितने परसेंट प्राप्त करें 60%, और अकेले डी में कितने पड़े 80%। इसका मतलब भाई रूल ऑफ एलिगेशन, अब रूल ऑफ एलिगेशन से डी का रेशियो तभी आ सकता है जब हमें ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का कंबाइंड पता लग जाए कि इन तीनों में कुल कितने परसेंट विद्यार्थियों ने मार्क्स प्राप्त किए। अगर इन तीनों का कंबाइंड पता लग जाएगा तो उस परसेंटेज को एक साइड में लिख देंगे, डी का परसेंटेज एक साइड में, और सबका चारों का बीच में लिख देंगे 60%। रूल ऑफ एलिगेशन लगा के यहां से ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो निकालकर ए प्लस बी प्लस सी सेक्शन में कितने और डी से निकाल लेंगे, यहीं से हमारा जो है डी का रेशियो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ऐसे पता लगा। अब इस काम को करने के लिए पहले तो ए प्लस बी प्लस सी का निकालना पड़ेगा कि ए प्लस बी प्लस सी में कितने परसेंट विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। तो ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी में कितने परसेंट विद्यार्थियों का कंबाइंड निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए तीनों का 6 और 5 11 और 4 तीनों का टोटल कितना हो गया 15 हो गया। ए में कितने परसेंट ने प्राप्त किया है 50% ने, बी में कितने परसेंट ने प्राप्त किया है 48% ने, और सी में कितने परसेंट ने प्राप्त किया है 72% ने। यही तो दिया है, यही तो दिया था क्वेश्चन में। जरा क्वेश्चन लगाना फिर से, देखो ए बी सी का, हाँ सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट सॉरी, हाँ सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहां पर पता लग जाएगा इंडिविजुअली में 45 50 और 72 दिया है। 45 50 72, सॉरी ये जो है ए में 45 है, बी में 50 है, ये उधर लिख रहे हैं, हटा दो क्वेश्चन को हटा दीजिए। हाँ
तो देखो ए में इंडिविजुअली कितना है भाई, तो ए का रेशियो 4 है और ए में 45% प्राप्त किए हैं, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बी में कितना है, बी का रेशियो 50 है और 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50% हो गया यहां पर। ऐसे सी का रेशियो कितना है, सी में 72% और रेशियो कितना है 5, मल्टीप्लाई कर देंगे 72% का। अब यहां से निकालेंगे तो 45 मल्टीप्लाई 4, इधर थोड़ा स्पेस कम है, क्लियर दिखेगा आपको। देखो ऐसे कर लेते हैं, ए में 45% है मल्टीप्लाई 45%, बी में कितना है, बी में 50% है मल्टीप्लाई 50%, सी में कितना है, तो सी में कितना है 72%। हमें ए प्लस बी प्लस सी का कंबाइंड निकालना पड़ेगा। अब करेंगे इनको, तो यहां पर 4 मल्टीप्लाई 45, तो यहां से कितना परसेंट आगे टोटल, 4 पंजे 20, 180% यहां से आगे टोटल। यहां से कितने आगे, तो 50 छिंगे 300% आ गए। यहां से कितने आ गए, 5 दूनी 10, 0 35, 360%। कुल निकालेंगे तो टोटल कितने हो गए, तो टोटल कितना हो गया भाई, 0 हो गया, 6 और 8 14 का 4, 1 हो गया, 2 और 3 5 और 3 840%। और टोटल भाग कितने हैं, 15 से डिवाइड कर देंगे तो यह जाएगा 15 चौक 60, 75, 15 से 5 बार जाएगा 75, कितना बचेगा 9, 90 और 15 छिक्के 90, तो कितना परसेंट आ गया 56%। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों सेक्शनों में 56% विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं। इसका मतलब अब सॉल्यूशन हो गया, ए प्लस बी प्लस सी एक साइड में और डी एक साइड में। डी में कितने परसेंट प्राप्त किए हैं, 80%। ए प्लस बी प्लस सी में हमने कितना निकाला है, 56%। और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सभी में कितने परसेंट है, 60%। बस रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे। रूल ऑफ एलिगेशन लगाएंगे तो 80 में से 60 को घटाकर इधर लिखेंगे 20, 60 में से 56 को घटाकर इधर लिखेंगे 4, तो इसका मतलब रेशियो आ गया 5:1। भाई 4 से ये कितने बार कैंसिल हो जाएगा, 5 बार। तो 5:1 रेशियो क्या है, 5:1 रेशियो है किसका, 5:1 है ए प्लस बी प्लस सी में अगर 5 रेशियो विद्यार्थी हैं तो सेक्शन डी में 1 रेशियो विद्यार्थी होंगे, ये रेशियो आ गया। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी का आ कितना रहा है, यहां से 15, यहां से कितना आ रहा है 15, जबकि यहां से आ रहा है 5। ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 का। तो यहां से कितना, यहां से आ गया ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो ये क्या है, ये आ गया कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों सेक्शनों में कितने विद्यार्थी हैं, 15 रेशियो, और डी सेक्शन में कितने विद्यार्थी हैं, 3 रेशियो। लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है, तीनों सेक्शनों में अलग अलग 4 6 5 है और डी में 3, लेकिन उसने हमसे ए रेशियो डी पूछा है। उसने हमसे पूछा है कि सेक्शन और ए और रेशियो डी, ए और डी में कितने होंगे, तो ए में कितने रेशियो हैं 4 और डी में कितने रेशियो विद्यार्थी हैं, तो डी में कितने रेशियो हैं 3 रेशियो। तो आंसर आ जाएगा हमारा 4:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4:3। 4:3 तो हमने क्या किया, एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ए और बी सेक्शनों में विद्यार्थियों का रेशियो निकाला। कैसे, ए में कितने परसेंट प्राप्त करें अंक वो निकाल लिया, बी में कितने प्राप्त करें, टोटल दोनों में कंबाइंड कितने। हमेशा रूल ऑफ एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो हमें इंडिविजुअल परसेंटेज साइडों में लिखते हो, दोनों का कंबाइंड, जो चीजें ऊपर है उनका कंबाइंड परसेंटेज हमेशा बीच में लिखते हैं। तो ए और बी का हमने अलग अलग दिया था और कंबाइंड भी दिया था, तो हमने यहां रूल ऑफ एलिगेशन लगा दिया। तो यहां से हमें ए सेक्शन में विद्यार्थियों का और बी सेक्शन में विद्यार्थियों का रेशियो मिल गया 2:3। उसके बाद हमने ऐसे ही बी का दिया था, सी का दिया था और दोनों का कंबाइंड दिया, तो यहां से बी और सी का मिल गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि यहां से बी सेक्शन में 6 रेशियो आ रहा था, यहां से 3 आ रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आ गया 4:6। 4:6 ए और बी में आ गया, ए और बी सेक्शन में आ गया, और बी और सी में 6:5। दोनों को कंबाइंड किया तो 4 6 5 ए बी सी तीनों का हो गया। उसके बाद हमें क्या था कि डी का निकालने के लिए हमें दोनों का, सी और डी का, बी डी का या ए डी का कंबाइंड नहीं दिया था, तो उसके लिए हम पर बस एक रास्ता बचा कि हमें चारों का कंबाइंड दिया था 60% और अकेले डी का इंडिविजुअल दिया था। इसका मतलब हमें ए बी सी का कंबाइंड पता होना चाहिए। तो ए बी सी का कंबाइंड हमने निकाल लिया पार्ट वाले टाइप से, ये आ गया 56%। अब ए प्लस बी प्लस सी में 56%, डी में अकेले में 80, सभी में 60,
रूल ऑफ एलिगेशन लगा दिया। 5:1 किसका रेशियो आएगा? 5:1 किसका आएगा? 5 आएगा A प्लस B प्लस C सेक्शनों में कुल विद्यार्थियों का, और 1 रेशियो आएगा D का। लेकिन कुल विद्यार्थियों का रेशियो है 15 और यहां से आ रहा था 5। ऐसा नहीं होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15:3 अब कंबाइंड हो गया रेशियो। इसका मतलब A में कितने विद्यार्थी हैं? 4 रेशियो, B में कितने विद्यार्थी हैं? 3। उसने A और D का रेशियो पूछा था, तो 4:3 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सी ऑप्शन पे है? क्वेश्चन लगाएंगे, जरा दोबारा से लगाना क्वेश्चन। मैं हटा देता हूं, आपको ऑप्शन बता देता हूं। ऑप्शन है आपका बी। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन है इस क्वेश्चन का बी, 4:3। ये बी ऑप्शन पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है। अगर आपको ये क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो भाई लेंदी नहीं है। देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट सी जगह में करके बताता हूं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना ये बताता हूं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। समझाने के लिए मुझे सारी चीजें आपको धीरे धीरे बतानी पड़ती हैं, लेकिन जब आप इन चीजों पर प्रैक्टिस कर लोगे, रूल ऑफ एलिगेशन पे, पार्ट वाले पे, इनिशियल फाइनल पे, तो आपको इतना टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। और टाइम तो मुझे क्यों लग रहा है? मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। भाई चीजों को आपको सीखना है। अभी आपको चीजों को सीखना है। स्पीड में क्वेश्चनों को कैसे करना है वो मैं अभी आपको परसेंटेज की बहुत सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा चीजों को स्पीड में कैसे करना है। देखो इसी क्वेश्चन को एक बार और मैं फास्ट करके बता देता हूं। जरा लगाएंगे सेकंड क्वेश्चन, लगाना जरा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो इसमें क्या करेंगे हम? एबीसीडी में 60% सभी का पता लग गया, सभी का इंडिविजुअल पता है। उसके अलावा जिन जिन का कंबाइंड पता है पहले उनका निकाल लो। ए और बी छात्रों का औसत 48 कंबाइंड पता है, इसका मतलब ए और बी का कंबाइंड। ऐसे चलेगा हमारा पेन। हमारा एग्जाम में ये नहीं लिखना ए बी, कुछ नहीं, माइंड में रहना चाहिए कि ये 48% क्या है। 48% ए और बी का कंबाइंड है। ए का इंडिविजुअल 45% है और बी का इंडिविजुअल कितना है? 50। यहां से ए और बी का रेशियो आ जाएगा 2:3, ठीक है, एक बन गया रेशियो। ऐसे ही फिर उसके बाद किसका दिया है? बी और सी का कंबाइंड 60% दिया है, तो बी में कितने परसेंट है? 50%। सी में कितने परसेंट है? 72%। और दोनों का कंबाइंड दिया 60। यहां से हमने रेशियो बनाया 12:10। ऐसे पेन चलना चाहिए। तो कितना आ गया? 6:5। बी का देखा यहां 6 यहां 3 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 और 4। ए बी सी का बन गया 4 6 5। उसके बाद ये ए बी सी के बाद कंबाइंड निकाल लेंगे ए प्लस बी प्लस सी का, जैसे हमने निकाला था वैसे। तो कितना आया था? 56%। ऐसे लगाया करें रूल ऑफ एलिगेशन। ए प्लस बी प्लस सी 56, डी कितना है? 80, कंबाइंड कितना है? 60। रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 4 कितना हो गया? 5 1। ऐसा नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का कितना है? 15। 15 करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3। डी का रेशियो कितना आ गया? 3। और ए का रेशियो कितना आया है? 4। सीधा आंसर करेंगे 4:3। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे करके आपको एग्जाम में फास्ट से फास्ट, मतलब रफली फिगर में, बस थोड़ी सी जगह में, बस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ में ये 4 क्या है, ये 3 क्या है, ये 48 क्या है, 45 क्या है, 50 क्या है। बस आपको, क्योंकि वहां आपको किसी को समझाना नहीं है। वहां आपको क्वेश्चन को, वहां एग्जामिनर जो कॉपी चेक होती है, कंप्यूटर चेक करता है, वो ये नहीं देखता आपने क्वेश्चन को कैसे किया। वो ये देखता है कि ऑप्शन सही लगा है कि नहीं लगा। ऑप्शन कौन सा लगा है? बी। बी ऑप्शन 4:3 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लगाएंगे, जरा स्क्रीन पर देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और करने की कोशिश करेंगे सभी विद्यार्थी। वीडियो को भाई पूरा देखा करो, शुरू से लास्ट तक सारे क्वेश्चनों को किया करो। आगे हम और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बैंक परीक्षा में 4 विषयों गणित, अंग्रेजी, तर्क और जीएस के पूर्ण अंक इतने 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 हैं। एक छात्र को विषयों में क्रमशः इतने इतने प्रतिशत अंक मिलते हैं, तो उसका कुल प्रतिशत क्या होगा? कैसे करेंगे क्वेश्चन को भाई? कैसे करेंगे? भाग वाले टाइप से, क्योंकि हमें पता लग गया 4 सब्जेक्टों में अलग अलग पूर्णांक भी दिया है और अलग अलग परसेंटेज भी दिया है और हमें कुल प्रतिशत उसने पूछा है। इसका मतलब इसको हम भाग वाले टाइप से सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पीछे बताया था 2 टाइप होते हैं, फिर से बता रहा हूं भाई, बार बार बता रहा हूं। पार्ट वाला एक आपका एलिगेशन वाला। एलिगेशन कहां लगाते हैं? एलिगेशन वहां लगाते हैं जहां हमें रेशियो निकालना हो, परसेंटेज दिया हो। और पार्ट कहां लगाते हैं? जहां हमें रेशियो दिया हो, परसेंटेज भी दिया हो और किसी एक में परसेंटेज पूछा। तो देखो यहां रेशियो दिया है, परसेंटेज भी दिया है और टोटल परसेंटेज पूछा है। इसका मतलब कौन से वाले से करेंगे? पार्ट वाले से। इसको रूल ऑफ एलिगेशन से नहीं। रूल ऑफ एलिगेशन से इसको कब करते? रूल ऑफ एलिगेशन से इसको तब करते जब हमें ये वाली चीज न देके केवल परसेंटेज दिया होता और कंबाइंड परसेंटेज दिए होते और हमें ये वाली चीज पूछी होती कि बताइए इनका पूर्णांक क्या है, जीएस कितने नंबर की है, तर्क, तब हम रूल ऑफ एलिगेशन से जाते। मतलब जब हमें परसेंटेज देकर और रेशियो पूछे
तब तो हम जाएंगे रूल ऑफ एलिगेशन से, और अगर परसेंटेज पूछे रेशियो देकर तब हम जाएंगे पार्ट वाले से। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं पीछे वाली क्लास में एक करा भी चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो चारों सब्जेक्टों का पूर्णांक कितना है भाई, सबसे पहले इसका रेशियो बना लेते हैं। तो पूर्णांक है 200, रेशियो दूसरे वाले सब्जेक्ट में कितने 150, तीसरी वाली का कितना है 100, और एक और सब्जेक्ट है उसका कितना है 300। तो सबसे पहले रेशियो बना लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट लेते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करके रेशियो को आसान कर लें। 0 0 कॉमन संख्या रेशियो में कट जाती है, 0 0। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, 5 से ये 3 बार कट जाएगा, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, 5 से ये 6 बार। ये रेशियो बन गया। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 4 और 3 7 2 9 और 6 15। अब उसके बाद किसका परसेंटेज दिया है, तो उसने कहा है एक छात्र को विषयों में क्रमशः 60%, इसका मतलब पहला सब्जेक्ट कौन सा है मैथ, उसमें 60%, उसका रेशियो कितना है 4, तो इसमें उसको 60% अंक मिले हैं 4 रेशियो में। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो 60 × 4 = 240%। उसके बाद दूसरी वाली में 40%, तो 3 रेशियो में और 40% मिले हैं, तो मल्टीप्लाई 40%, तो 40 दिया 120% उसको यहां से मिले। हमें टोटल अंक का परसेंट बताना है, इसलिए तीसरे में 70%, 2 रेशियो है 70% मिल रहे हैं यहां से भाई, 70 दूनी कितना हो गया 140%। उसके बाद चौथी सब्जेक्ट में कितने मिल रहे हैं 80%, 6 रेशियो है, तो 6 × 8 = 48, 480%। कुल कितने परसेंट मार्क्स मिले उसको भाई, कुल कितने परसेंट मार्क्स मिले उसके लिए सबको जोड़ देंगे। तो 240, 120, 360 और 140, 500 और 480, 980% मार्क, और टोटल कितने में 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितने परसेंट मिले ये निकल के आ जाएगा। तो 5 से कट जाएगा ये कितने बार, देखो 3 बार, 5 से कितने बार कट जाएगा 1 बार, 5 नाम 45, 198/3, तो 3 18, 66% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जरा ये हटाइए, यहाँ पे कितना बचेगा 4 48, 5 नाम 45, 3 और 5 6 बार जाएगा भाई, सॉरी प्यारे विद्यार्थी 198 नहीं 196 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो 196 डिवाइड बाई 3, 3 से करेंगे तो 3 18, 1 बचेगा 16, 5 15, 65.33%, तो 65.33 कौन से पे है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भैया, बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको इसी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए परसेंटेज में, तो और इसी टाइप में भी ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूं, इसलिए बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपका एक ही बार में समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप दोबारा रिपीट कर लें। देखो आज की क्लास का 4th क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नया होगा मैं उसको आपको एक बार 2 बार बिल्कुल समझा के बताऊंगा भाई, और जो चीजें मैं पहले बता चुका हूं उनको बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। आप वीडियोस को पुरानी देखें तब ये देखें। देखो 4th क्वेश्चन, एक परीक्षा में स्कूल में X में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या के लिए योग्य छात्रों का प्रतिशत 80% है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो 4th क्वेश्चन, लैंग्वेज पे ध्यान देना भाई। परसेंटेज में या तो कंपैरिजन हो रहा होता है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, तो यहां पे कंपैरिजन हो रहा है। किसका किससे हो रहा है, कंपैरिजन के केस में हमें क्या देखना होता है, किसका कंपैरिजन किससे हो रहा है। तो यहां पर देखो, एक परीक्षा में स्कूल X से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या का कि मतलब इसका कंपैरिजन हो रहा है, किससे हो रहा है, के लिए योग्य छात्रों का प्रतिशत 80% है, ये पूछा है। उसने ये दिया है कि एक परीक्षा में स्कूल में उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या के 80% जो है योग्य हैं। एक तरह से मैं इस भाषा को ऐसे बोल सकता हूं, इसका मतलब योग्य छात्रों का 80% दिया इसने एक स्कूल में X में। तो स्कूल X की बात कर रहे हैं हम, स्कूल X, तो स्कूल X में 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, 4/5 उपस्थित होने वाले छात्रों का, इसका मतलब नीचे आएंगे उपस्थित होने वाले, प्रेजेंट स्टूडेंट प्रेजेंट कितने हुए, और उसके बाद उसने कहा योग्य, योग्य का मतलब एलिजिबल कितने हैं, ये आएगा ऊपर। कितने छात्र योग्य हैं वो रेशियो आएगा ऊपर, 80% की फ्रैक्शन बनाने वाला है, और कितने विद्यार्थी उपस्थित हुए वो रेशियो आएगा नीचे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, स्कूल Y में, ये तो X का हो गया, तो स्कूल X में योग्य छात्रों का, एक बार हिंदी में लिख देता हूं मैं, स्कूल X में क्या है भाई, स्कूल X का रेशियो जो 4/5 है, इसमें नीचे तो है
उपस्थित होने वाले विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थियों की समझ में इंग्लिश में नहीं आ पाता है, उपस्थित कितने हुए, और ऊपर है योग्य विद्यार्थियों का रेशियो कि योग्य कितने हैं, ठीक है, और इंग्लिश में इधर लिखा है। उसके बाद स्कूल वाई में छात्रों की संख्या स्कूल एक्स में उपस्थित होने वाले छात्रों की तुलना में 25% अधिक है। इसका मतलब यहां जो उपस्थित होते हैं इससे 25% अधिक उपस्थित होते हैं वाई में। तो मुझे इन पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इन पर कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर वाई के निकल के आ जाएंगे, तो वाई के इससे 25% अधिक है प्लस 25%, 25% अधिक है, तो 25% 1/4 होता है। तो यहां पर क्या करते हैं हम कि यहां पर इनको थोड़ा सा इनमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे परसेंटेज निकालना आसान रहे। तो इसको 400 कर लेते हैं और इसको 500 कर लेते हैं, ठीक है। आगे परसेंटेज इसका 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125, तो इसमें 125 अधिक होंगे तो वाई में उपस्थित कितने हो जाएंगे 625। उसके बाद उसने कहा है वाई में योग्य, ये तो हो गए उपस्थित वाले। फिर उसके बाद स्कूल वाई से योग्य छात्रों की संख्या स्कूल एक्स से योग्य छात्रों की तुलना में 40% अधिक है। इसका मतलब योग्य छात्रों की इससे 40% अधिक है, तो 40% अधिक, तो यहां से 10% कितना हो जाएगा 40, 4 गुना कितना हो जाएगा 160। इसका मतलब 160 अधिक हो जाएंगे योग्य, तो 160 अधिक का मतलब 560 योग्य हो जाएंगे। कौन से स्कूल में, वाई में, और यहां पर 25% बढ़ाता तो 125 बढ़ाता। 25% वृद्धि का मतलब कितना हो गया भाई 125। बस आपको ये देखना है कि हमें जो परसेंटेज दिया है उसको कैलकुलेट कहां करना है। तो देखो ये 25% जो अधिक दिए हैं वाई में, ये कौन दिए हैं, तो आप देखेंगे वाई में छात्र स्कूल एक्स से उपस्थित होने वाले छात्रों की तुलना में, मतलब तुलना किससे हो रही है, एक्स में उपस्थित होने वाले छात्रों से 25% अधिक। तो एक्स में उपस्थित छात्र कितने 500 रेशियो, उससे 25% अधिक वाई में उपस्थित होंगे, तो वाई में उपस्थित हो जाएंगे 625 और वाई में योग्य हो जाएंगे 560। अब देख लो क्या पूछा है, तो स्कूल वाई से छात्रों की संख्या के लिए योग्य छात्रों का प्रतिशत क्या है, तो योग्य छात्रों का प्रतिशत बताना है। तो वाई में योग्य छात्रों का परसेंट निकालेंगे, तो योग्य कितने हैं, योग्य छात्र हैं कितने वो ऊपर, और टोटल छात्र उपस्थित कितने हैं वो नीचे, और मल्टीप्लाई 100। तो 25 से कैंसिल करेंगे, देखो 25 बार कैंसिल हो गया, 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इतनी बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो ये और 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 बार कैंसिल हो रहा है, 5 से 5 से एक बार 112 बार, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई 448/5, 5 से 8 बार 40 जाएगा, 4 48 हो जाएगा, 5 नाम 45 हो जाएगा, 5 से 30, आंसर आ जाएगा 89.6%, जो हमारा कौन सी ऑप्शन पे है, सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है भाई, इसमें तो कुछ नहीं करना था, बस लैंग्वेज को पढ़ना था, क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसमें कुछ भी अलग चीज नहीं है। अब है क्या, एक बार और समझा देता हूं। एक परीक्षा में स्कूल एक्स से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या के लिए योग्य छात्रों का परसेंट 80% है। इसका मतलब जितने विद्यार्थी एक्स स्कूल में उपस्थित होते हैं उनमें से 80% योग्य हैं। इसका मतलब 80% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं 4/5 निकालूंगा तो उपस्थित वालों का रेशियो तो आ जाएगा नीचे, क्योंकि तुलना उपस्थित वाले विद्यार्थियों से हो रही है। और किसकी तुलना हो रही है, योग्य विद्यार्थियों की, तो योग्य विद्यार्थियों का रेशियो आ जाएगा ऊपर। तो यहां पर स्कूल एक्स में योग्य विद्यार्थी 400 रेशियो, स्कूल एक्स में उपस्थित विद्यार्थी 500। उसके बाद ये 4 और 5 था, लेकिन रेशियो में वो अपनी तरफ से सुविधा के लिए कितने का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने 100 का कर दिया। 100 का क्यों किया, क्योंकि हमें आगे इस पर 25% निकालना था, 40% निकालना था, तो 100 पर बड़ी आसानी से निकल आता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहां पर अगर फ्रैक्शन आ जाएगा, पर वैसे करेंगे, अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई ना करें तो कैसे करेंगे। अगर आप यहां पर ये सोच लें कि सर हम नहीं कर रहे 100 से मल्टीप्लाई, हमें तो सादा बताइए आप, तो देखो, तो फिर आप भाई ऐसे कर लेना। आप मल्टीप्लाई, वैसे तो मल्टीप्लाई करना चाहिए जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में पॉइंट आने के चांस और फ्रैक्शन आने के चांस हो, तो उसको हटाने के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि रेशियो में हम किसी भी निश्चित नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। ये रेशियो की प्रॉपर्टी है, तो उसके मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने 100 से प्यारे विद्यार्थियों मल्टीप्लाई कर लिया था। लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे चल सकते हैं, स्कूल एक्स में योग्य विद्यार्थी 4 रेशियो और टोटल प्रेजेंट 5। उसके बाद स्कूल वाई के क्या है, स्कूल वाई में एक्स से उपस्थित होने वाले की तुलना में 25% अधिक उपस्थित होते हैं, तो 25% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा ये बताइए। आप मुझे ये बताइए कि 25% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा, मतलब प्लस 25% का कितना फ्रैक्शन बनेगा। तो आप कहेंगे सर 5/4 बनेगा।
क्योंकि 1/4 प्लस करके लिखेंगे 5/4। इसका मतलब इसमें अगर मैं 5/4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 25% अधिक मान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25/4, ये पॉइंट आ रहा है देखो। फिर उसके बाद यहां पर कितना है 40% अधिक, तो 40% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा। आपसे पूछा जाए कि 40% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा, तो आप कहेंगे 2/5 7/5 बनेगा सर। इसका मतलब अगर मैं इसमें 7/5 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर बी में योग्य विद्यार्थी आ जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे 7 चौक 28/5। अब उसने हमसे यह पूछा है कि ये जो योग्य विद्यार्थी हैं ये उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत हैं। तो योग्य विद्यार्थियों का परसेंटेज निकालेंगे तो योग्य विद्यार्थी हैं कितने, वो ऊपर, तो योग्य विद्यार्थी कितने हैं 28/5 और ये नीचे 25/4। 25/4 नीचे जाएगा तो 25 नीचे आ जाएगा और 4 नीचे जाएगा तो नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड थर्ड से ऊपर चला जाएगा। और मल्टीप्लाई 100, 25 से कैंसिल करेंगे 4 बार कैंसिल हो जाएगा। यहां से करेंगे तो वही चीज आ जाएगी, देखो 8 चक 32, 2 3 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मल्टीप्लाई 4 448/5 करेंगे तो वही आ जाएगा 89.6%। ऐसे कर लो भाई, मत करो 100 का मल्टीप्लाई। मैं कब कह रहा हूं कि 100 का मल्टीप्लाई करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। आप अगर मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, बस आपको यह पता होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर y का और x का हमने सबका कैलकुलेट करके और 89.6% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर क्लियर नहीं है तो आप एक बार और वीडियो रिपीट करें, फिर भी क्लियर नहीं है तो व्हाट्सएप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, वहां पर आके डाउट पूछें। ठीक है, तो देखो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी फास्ट। 5th क्वेश्चन लगाएंगे जरा बोर्ड पे। एक कैंडिडेट आंसर्ड 60% ऑफ क्वेश्चन। देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक परीक्षार्थी ने 60% प्रश्नों का उत्तर दिया, उसमें 24% सही हैं, कि उन्हें बाकी कितने प्रश्नों का सही जवाब दे ताकि पूरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो। न्यूनतम उत्तीर्णांक 30% है। कुछ नहीं है भाई, ये क्वेश्चन मैं पीछे करा चुका हूं भाई। अब ये क्वेश्चन जो करा चुका हूं इनमें मैं टाइम नहीं लूंगा। देखो इसको जल्दी से कर देता हूं। 5 कितने परसेंट, परीक्षार्थी 60% प्रश्नों के उत्तर दिए तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो नीचे तो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन और ऊपर आ जाएंगे इसने कितनों के आंसर दिए। ऐसा क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में एक मैं करा चुका हूं, पीछे वाली क्लास में एक करा चुका हूं। तो इसने 3 के आंसर दिए और कितनों के नहीं दिए ये निकालेंगे। तो कुल क्वेश्चन है 5, उनमें से 3 के आंसर दे दिए तो कितनों के नहीं दिए 2 के। तो 3, 2 और 5 टोटल रेशियो ये बन जाएगा। इन 3 जो दिए इनमें से कितने परसेंट इसके सही है, 24% सही है। इसका मतलब यहां से इसने 24% अंक प्राप्त किए हैं। तो 24 दिया, टोटल कितने हो जाएंगे 72%। टोटल कितने परसेंट प्राप्त करने पास होने के लिए 30%। तो 5 में 30% प्राप्त करने के लिए कितने अंक चाहिए, 5 × 30 = 150% चाहिए। 150% में से 72% ये यहां से प्राप्त कर चुका है, तो बाकी के कहां से प्राप्त करेगा, यहां से। तो यहां से कितने परसेंट प्राप्त करने होंगे, तो 150 में से 72 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा और 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। 78% प्राप्त करने पड़ेंगे। और कितने में 78% 2 भागों में, भागों से डिवाइड करना ना भूलें। तो कितना हो जाएगा 2 × 6 = 2 × 18, आंसर आ जाएगा 39%। इसका मतलब बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनमें से कितने परसेंट प्राप्त करने पड़ेंगे, 39% अंक प्राप्त करने पड़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन में परसेंटेज लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर हमसे परसेंटेज में पूछा है। तो आंसर कितना हो जाएगा 39%। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में भी करा चुका हूं, तो हमें भाग वाले टाइप से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो आज की क्लास का 6th क्वेश्चन। जो नया क्वेश्चन होगा उसको मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाऊंगा। जो चीजें मैं पहले बता चुका हूं उसको थोड़ा सा स्पीड में, क्योंकि भाई देखो जरूरी बिल्कुल ऐसे ज्यादा ही धीमे धीमे चलेंगे, घसीटते रहेंगे तो घसीटने में कोई फायदा नहीं है। आपको अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उसको दोबारा रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगी। दोबारा करके देखो, 4 बार देखो। अगर माइंड थोड़ा सा वीक है तो भाई कोई बात नहीं है, आप उसको बार बार रिपीट करके देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। यहां पे ऑफलाइन क्लास नहीं है कि सर दोबारा रिपीट कर दो तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप आपके हाथ में उसका फोन का वो है रिमोट, उससे कम कर लो, पीछे कर लो, दोबारा से रिपीट करके देख लो सर ने क्या बताया, तो वो वाली चीज है। देखो 6th क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नया होगा उसको मैं अपने आप ही बिल्कुल धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझाऊंगा। 6वां क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में संदीप को कुल अंकों के 80% से 10 अंक कम मिले और अमित को कुल अंकों के 70% से 5 अंक अधिक मिले। यदि उनके अंकों के बीच अंतर 5 है तो अमित द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात करें।
ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे करा चुका हूं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। परीक्षा में, परीक्षा वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो परीक्षा में भाई दो चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं। क्या होता है? 0% मार्क्स, 100% मार्क्स और पासिंग मार्क्स। ये तीन चीजें होती हैं, मैंने आपको बताई हैं। पासिंग परसेंटेज कितना है वो वाला, पासिंग परसेंटेज कितना है वो रहेगा यहां बीच में, ठीक है। ये चीजें मैंने बताई हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में संदीप को कुल अंकों के 80%, इसका मतलब संदीप की पोजीशन यहां मान लेता हूं मैं, क्योंकि उसने 80% प्राप्त किए, मैं मान लेता हूं, तो संदीप की पोजीशन यहां है। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना भाई, संदीप की पोजीशन यहां है, 10 अंक कम मिले। अब ये कह रहा है एक परीक्षा में संदीप को कुल अंकों के 80% से 10 अंक कम मिले, इसका मतलब इसको 80% नहीं मिले, 80% से 10 अंक कम मिले, मतलब 80% संदीप के द्वारा प्राप्त अंकों से थोड़ा सा आगे हुआ। बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। तो जो 80% है वो इस जगह पे होगा, इस जगह पे संदीप के अंकों से थोड़ा सा आगे, जहां पर कितने अंकों का अंतर है? 10 अंक। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक, थोड़ा सा लाइन को मैं बड़ी कर देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिखें चीजें, बिल्कुल क्लियर दिखें। देखो यहां है 100% हम ले लेते हैं इधर, और 0% यहां हो गया, और पासिंग मार्क्स बाद में देख लेते हैं, पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को। संदीप ने एक परीक्षा में संदीप को कुल अंकों के 80% से 10 अंक कम मिले। इसका मतलब मैं अगर 80% यहां मान लूं कि इस पॉइंट पे आके 80% अंक बनेंगे, तो संदीप के उससे 10 अंक कम है। इसका मतलब संदीप इस 80% से पीछे रह गया, तो इसका मतलब संदीप को मैं यहां मान लेता हूं कि ये इससे पीछे यहां रहेगा, और इसके 10 अंक कम है, तो संदीप की पोजीशन यहां है। परसेंटेज में नहीं पता हमें, इसका मतलब इसके इस 80% से 10 अंक कम है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितने मार्क्स के बराबर होगी? 10 मार्क्स के, ठीक है। ये वाली बात होगी। उसके बाद अमित को कुल अंकों के 70% से 5 अंक अधिक मिले। इसका मतलब 70% मान के चलो यहां है, यहां कैरी करता है 70%, और इससे इसके 5 अंक अधिक हैं। इसका मतलब ये इससे 70% से आगे है। अमित जो है वो 70% से इस पे आगे है। 70% से कितने अंक आगे है? 5 अंक आगे है। इसका मतलब यहां होगा अमित की पोजीशन यहां है, और यहां से लेके यहां तक कितने अंक हैं भाई? यहां से लेके यहां तक कितने अंक हैं? 5 मार्क्स। बिल्कुल बात को ध्यान से समझना। अब अमित के अंक यहां और संदीप के अंक यहां। उसके बाद उसने कहा है उनके अंकों के बीच अंतर 5 है। इसका मतलब संदीप ने कितने अंक प्राप्त किए और अमित ने कितने अंक प्राप्त किए, तो उनके बीच में डिफरेंस अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस का कितना है? तो अमित यहां है, संदीप यहां है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही तो होगा। तो ये वाले अंक कितने हैं? तो ये वाले अंक हैं 5 अंक, 5 मार्क्स। अब उसके बाद अब उसने पूछा है कि बताइए अमित द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं। अब मुझे आप इस लाइन पे देख के ये बताइए कि 80% का पॉइंट यहां है, ठीक है, और 70% का पॉइंट यहां है। तो इस जगह से टोटल इस जगह के बीच में परसेंटेज में मान कितना होगा? तो आप कहेंगे सब परसेंटेज में मान होगा 10%, और मार्क्स में मान कितना होगा? तो यहां से यहां तक मान 10 नंबर, यहां से यहां तक 5, और यहां से यहां तक कितने? 5। इसका मतलब 5 और 5 10, और 10 कितना हो गया? 20। इसका मतलब 10% की वैल्यू 20 मार्क्स के बराबर होगी। उसने पूछे हमें से अमित के, तो मैं 70% का मान निकाल के उसमें 5 अंक जोड़ दूं तो अमित के अंक आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? या 80% का मान निकाल के उसमें से 15 अंक घटा दूं तो अमित के आ जाएंगे? तो अमित के निकालने के लिए 70% का मान निकालेंगे, तो 70% के लिए 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 70% की वैल्यू हो जाएगी 140। इसका मतलब 140 मार्क्स पर 70% अंक आ जाएंगे। लेकिन अमित के अंक 70% से 5 ज्यादा हैं, और उसने हमें अमित के अंक पूछे हैं। इसका मतलब 140 में 5 अंक हमें और जोड़ने पड़ेंगे, तब हमारे पास अमित के अंक आएंगे। तो अमित के अंक कितने आ जाएंगे? 145। कौन सी ऑप्शन पे है? बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो जब कभी भी ऐसे एक परीक्षा वाले क्वेश्चन में डाउट हो तो ऐसे पूरी लाइन
लाइन बना के उनकी पोजीशन देख लें, पोजीशन देखने के बाद चेक कर लें कितने परसेंटेज का मान कितना है। तो 80 और 70 के बीच में 10% का मान क्या होगा, 10, 5, 15 और 5 20 के बराबर होगा। तो वहां से अब उसने अमित के अंक पूछे थे, पूर्णांक पूछता तो कितना होता, तो पूर्णांक के लिए 100% का मान निकालते हैं, तो 10% का 20, पूर्णांक निकालेंगे तो 100%, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। 200 इस परीक्षा का पूर्णांक होगा। इस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा भाई 200। ठीक है, तो अगर कोई विद्यार्थी 200 अंक लाएगा तो वो पास हो जाएगा। उसके अलावा मैं दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकता हूं इसके अमित के अंक या संदीप के अंक, 80% का मान निकाल लूं तो 10% का 20 है, तो 80% का कितना हो जाएगा 160। ऐसे 160 में से 15 घटा दो, क्योंकि 5 मार्क्स ये 10 मार्क्स है तो अमित के आ जाएंगे, तो 15 घटा दो तो कितना हो गया 145। संदीप के पूछा होता तो 10 घटा दो, 10 घटा दो तो संदीप के कितने हो जाएंगे 150। तो ये इसमें क्या है, इसमें टोटल मार्क्स, इस परीक्षा में टोटल मार्क्स जो हैं इस परीक्षा में 200 हैं। इसमें से अमित ने प्राप्त किए हैं 145 मार्क्स, इसमें से संदीप ने प्राप्त किए हैं 150 मार्क्स। 150 ही तो आए हैं संदीप के, 160 में से 10 घटाएंगे 150। लो सारी चीजें निकाल दी मैंने, जबकि उसने तो केवल अमित के अंक पूछे थे, आंसर 145 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। देखो आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन लगाएंगे। देखो बेटा 7वां क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, करने की कोशिश करेंगे। एक परीक्षा में पहले अनुभाग में कुल प्रश्न 150 हैं। 75 प्रश्नों में से एक छात्र को 64% अंक मिले हैं। फिर उससे दूसरे खंड में कितने प्रतिशत स्कोर करना है, ताकि अरे यार ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हो गया है, फिर से आ गया है। फिर से मैं बता देता हूं इसको 7वां क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पीछे वाली क्लास में भी आ गए थे और इसमें भी एक पीछे आ चुका है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो इन क्वेश्चनों को कम करेंगे। तो देखो कुल 150 प्रश्न, उनमें से 75 और 75 के एक बार में आंसर कर रहा है, तो बाकी कितने बचे 75 और टोटल कितने हो गए 150। 75 से कैंसिल हो जाएगा तो रेशियो कितना बनेगा 1, 1 और 2। अब देख लो कहां, तो यहां पर कितने प्राप्त करे थे इसने 64%, तो 64% प्राप्त करे थे, तो यहां से आगे 64%। कुल कितने परसेंट प्राप्त करने 70%, तो मल्टीप्लाई 70%, तो 70 दूनी कितने हो गए 140% चाहिए टोटल 70% बनाने के लिए। तो 140% में से 64 को माइनस करेंगे तो बाकी ये यहां से प्राप्त करेगा, तो 140 में से 64 को माइनस कर दो तो कितना बचा 6, 13 में से 7 के 76%। भाग कितना, 1 से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 76% ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस ऐसे करना है फास्ट। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, आज की क्लास का 8वां क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन देखो, 3 लगातार बढ़ोतरी के बाद अमित को वेतन अपने शुरुआती वेतन का 302 पॉइंट जेबी में आपको पीछे एक क्वेश्चन करा चुका हूं भाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। बन गया। दूसरी बार वेतन कितना प्रतिशत बढ़ाया गया था, यदि तीसरी बार बढ़ोतरी दूसरी हुए मुकाबले 2 गुना अधिक है, दूसरी बढ़ोतरी पहले की तुलना में 2 गुना अधिक है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में 3 बढ़ोतरी है, अगर पहली x है तो दूसरी 2x% है और तीसरी जो है वो 4x% है। देखो यही तो कहा है इसने, 2 गुना अधिक है कौन सी, तीसरी दूसरी से, तो देखो 2 गुना हो गई, और दूसरी पहली से, तो देखो दूसरी पहले से 2 गुना हो गई। ये वाली चीज है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है हमें। इससे मतलब है पहले तो 302.4% से इसका फ्रैक्शन मान पता लगे, जिससे इनिशियल फाइनल वैल्यू पता लग जाए। 302.4%, तो पहले इसका फ्रैक्शन बनाते हैं। 302.4% का फ्रैक्शन बनाएंगे पहले तो भाई, तो 302 तो 300% एक हो जाएगा और प्लस 2.4% अलग हो जाएगा। इसको अलग कर लेते हैं, तो इसका कितना बनेगा 300% का बनेगा 3 प्लस 2.4%, तो 2.4 बाई 100 पॉइंट हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 8 से 3 बार, 8 से कैंसिल करेंगे, 8 से एक बार जाएगा, 8 दूनी 16, 125, 125 दिया, 375 और 3 378, 378 बाई 125, ये बनेगा भाई, ये बनेगा। इसका मतलब इनिशियल मान होगा ये, देखना बात को, ऐसा क्वेश्चन भी पीछे करा चुका हूं, और फाइनल मान होगा ये। इसका मतलब 302.4% का फ्रैक्शन 378/125 बनेगा। कैसे बनेगा वो मैंने आपको निकाल के बता दिया है, 378/125। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं इनिशियल फाइनल में देखूं, वृद्धि हुई है, इनिशियल फाइनल में देखूं तो इनिशियल जो वैल्यू 125 थी वो इन 2 वृद्धियों के बाद, इन 3 वृद्धियों के बाद 378 हो गई, यही वाली चीज है।
अब उसके बाद क्या है, पहली वृद्धि जो है मान के चलो x% है, तो दूसरी उसकी 2 गुनी है और तीसरी उसकी 4 गुनी है, ये चीज हमको दी है। अब उसके बाद अब मुझे ये पता है भाई, अब मैं यहां से बाई ऑप्शन भी चेक कर सकता हूं। मैंने आपको यहां से 2 तरीके बताए थे कि बाई ऑप्शन चेक कर सकते हैं, तो बाई ऑप्शन से सही आता है तो मैं इसको बाई ऑप्शन ही बताता हूं आपको, ठीक है। तो पहले 20% को देख लेते हैं, कौन सी पूछी है इसने पूछा है दूसरी बार वेतन कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, मतलब ये पूछा है 2x, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, बाई ऑप्शन चल रहे हैं हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन सॉल्व कर रहे हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाया, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। डायरेक्ट फ्रैक्शन बना के वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो 8वें क्वेश्चन में ये जो 302.4% दिया, इसका फ्रैक्शन प्यारे विद्यार्थियों बना 378/125। तो नीचे वाला मान तो होगा प्रारंभिक इनिशियल और बाद वाला मान होगा अंतिम फाइनल, वृद्धियों के बाद। और वृद्धि कितनी है, 3 वृद्धि में लिख देता हूं इधर। पहली वृद्धि जो अगर x% है तो दूसरी उसकी 2 गुनी है 2x% है, और तीसरी उसकी भी 2 गुनी है मतलब 4x% है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार, ये मत सोचना कि सर आपने ये कहां से लिख दिया भाई, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार चीजें आई हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं जाता हूं ऑप्शन पे। इसका मतलब हमसे इसने पूछा दूसरी बार वेतन कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, तो जो पूछा है वही ऑप्शन में दिया होगा। इसका मतलब ऑप्शन में सेकंड बार की वृद्धि दी है। तो ए ऑप्शन को अगर मैं लूंगा तो 2x का मान 20% होगा, तो ये वाली वृद्धि का मान 20% होगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगी। वृद्धि की बात कर रहा है तो 6/5। इसका मतलब ऊपर 6 का मल्टीपल चाहिए, नीचे 5 का। सही है भाई, नीचे 5 का है, ऊपर 6 का है। 36, 36, 18 सही है, बात बिल्कुल सही है। उसके बाद यहां कितना आएगा 10%, तो 10% में नीचे आएगा 1/10, 11/, मतलब ऊपर 11 का मल्टीपल चाहिए, नीचे 10 का। लेकिन नीचे तो भाई 125 है, इसमें 10 तो कहीं आता ही नहीं है, क्योंकि 10 वहां आएगा जहां पे 0 हो, और 125 में कहीं भी 0 नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि नीचे 10 नहीं आ रहा है। और देखो ऊपर 11, ज्यादा जल्दी बता दिया, थोड़ा सा स्लो बताता हूं जब समझ पाएंगे आप। देखो 20% मैंने दूसरे वाले इस ऑप्शन में दूसरी वाली दी है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2x का मान मतलब दिया है ये 20%। अगर मैं ऑप्शन ए को लेके चलूंगा तो ए ऑप्शन पे ये कितना बनेगा 10%, और ये कितना बनेगा भाई 40%, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। अब 20 पर मैं 10% का फ्रैक्शन बनाता हूं सबसे पहले। तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, वृद्धि कह रहा है तो प्लस करके बनेगा, कितना बनेगा 11/10। इसका मतलब अगर मेरा ये ए ऑप्शन सही है तो इस वाली चीज में ऊपर वाला 11 का मल्टीपल होना चाहिए, नीचे वाला 10 का। तो नीचे वाला 10 का मल्टीपल नहीं है भाई। नीचे वाला 10 का मल्टीपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो 5 × 5 है, इसमें 2 आ ही नहीं रहा, तो 10 कहां से आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया पहला भाई, यहीं से गलत हो गया। ज्यादा ये नहीं है, फिर तुम 20 से भी चेक करो, 40 से नहीं, 1 से ही गलत आ गया, इसका मतलब गलत है। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही तो बता रहा था मैं आपको। फिर उसके बाद चलते हैं, इसका मतलब नीचे 5 आना चाहिए। इसका मतलब 50 नीचे 5 आना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए। तो 20% में नीचे 5 आता है, लेकिन उसका आधा करेंगे तो 10% में 10 आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं 50%, तो 50% में 1/2 होता है, 1/2 तो नीचे कितना चाहिए 2। इसका मतलब ऊपर नीचे 2 है नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। 30%, तो 30% में नीचे कितना चाहिए, 30% में नीचे 3/10 चाहिए, 10 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते ही आंसर हो गया, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देख लो कितना अच्छा लॉजिक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना पड़ा, ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस मैंने एक ऑप्शन को चेक किया, सारे ऑप्शनों से चेक हो गया। कैसे मैंने ये क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करे, 20% में 1/5 होता है, ये तो हो सकता था, लेकिन उसको हमने जब पहली वृद्धि से चेक करा तो 10 आ गया, तो ये नहीं हो पाया, ये जो है गलत हो गया। उसके बाद 50% 1/2 होता है, नीचे 2 आ रहा है, 2 इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं हुआ। 30% 3/10 होता है, नीचे 10 आता है, इसमें 10 है नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा 40%। अब मैं आपको 40% से इसको चेक करके बता देता हूं। तो ये वाला मान 40% होगा, तो ये इसका आधा होगा, कितना होगा 20%, और ये इसका भी 2 गुना होगा, कितना होगा 80%। वृद्धि होंगी तीनों क्या है प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धि। तो 20% वृद्धि का फ्रैक्शन कितना बनेगा 1/5, वृद्धि है तो 6/5। देखते जाना बात को। 40% का फ्रैक्शन कितना मिलेगा 2/5, वृद्धि है तो 7/5,
जोड़ के करेंगे। 80% का फ्रैक्शन कितना बनेगा, 4/5। वृद्धि है तो प्लस करके लिखेंगे 4 और 5 9/5। अब देखो नीचे कितना आ रहा है, 5 × 5 × 5 125 आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है 125 और 125 ये। वैसे तो क्वेश्चन का आंसर एग्जाम के अनुसार मैंने कर दिया 1 सेकंड में 40, लेकिन अब मैं आपको चेक करके बता रहा हूं। उसके बाद 6 × 7 × ये करो तो 9 × 7 = 63 और 63 × 6 36 18 8 1 36 और 1 37 378 378/125 ही चाहिए था। इसका मतलब हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये क्वेश्चन ऐसा मैं एक आपको पहले करा चुका हूं, ये उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई है, बिल्कुल बात क्लियर समझ में आई है। 40%, तो ये ऐसे करके आप इसको चेक करके बाई ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो मैंने डायरेक्ट ही आपको इसकी अप्रोच अभी बता चुका हूं पीछे, इसमें उसमें तो केवल इसका फ्रैक्शन लिखते ही पता लग जाएगा कि ऑप्शन क्या होगा। अगर आप जो है प्रैक्टिस ज्यादा कर ले, मैंने कहा था भाई प्रैक्टिस से आएंगी सारी चीजें। मैं तो इसका आंसर सीधा 40% एलिमिनेशन से लगा देता, सीधा ऑप्शन काटता जाता। जैसे 20% था, सही है, इसका 1/5 6/5 बन रहा है, ये तो सही है। उसके बाद जो पहली वृद्धि होगी वो 10 होगी, उसमें 10 आ गया नीचे, 10 जबकि है नहीं उसमें, तो ये गलत हो गया। इसमें तो पहले ही 10 आ रहा है 3/10 में, तो ये भी नहीं हो सकता। 50% में नीचे 2 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर 40% हो गया। मैं सीधा ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर कर देता। ठीक है, और उसके अलावा अगर ऐसे नहीं आता है, सब ऑप्शनों में 5 आ रहा होगा, तो उस केस में आप चेक कर करके देख लेंगे जैसे मैंने बताया वैसे। ठीक है, तो आज का क्लास में ये 8th क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। देखो, राहुल एक एसएससी उम्मीदवार है, उन्हें विभिन्न विषयों के 3 ऑनलाइन प्रश्न पत्र दिए गए हैं जिनके लिए आवंटित समय दिया गया है 5:4:2 में है। उसके बाद पेपर की व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता है, लेकिन तकनीकी गड़बड़ी के कारण प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आवंटित 10% समय बर्बाद हो जाता है। उसके बाद मुश्किल समस्याओं के कारण वह केवल 40, 30 और 20% घंटों का उपयोग करता है। तो वास्तव में 3 प्रश्नों का आवंटित किया गया था, तो आवंटित कुल समय का कितना प्रतिशत राहुल द्वारा उपयोग किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो समझेंगे। आज की क्लास का 9th क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखो, एक परीक्षा में 3 समय आवंटित किए गए 3 विषयों के लिए, विभिन्न विषय हैं 3, उनके लिए समय आवंटित किया गया है 5:4:2 के अनुपात में। तो 5:4:2 टोटल कितना हो गया, 6 और 5 11 रेशियो हो गया समय आवंटित। अब उसके बाद उसने क्या किया है, उसने कहा कि 10% समय जो है वो वेस्ट हो जाता है तकनीक खराबी की वजह से। तो इसका मतलब 10% समय वेस्ट हो जाएगा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 वेस्ट होने का मतलब चला जाएगा तो कम हो जाएगा, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा 9/10। इसका मतलब जो समय आवंटित किया गया, बस इस बात को समझ लेना प्यारे विद्यार्थियों। मैं इस लाइन को 10% को आपको समझा रहा हूं कि 10% समय वेस्ट हो जाता है। इसका मतलब अगर समय आवंटित 10 होगा तो उसमें से 9 का यूटिलाइज हो पाएगा। तो जब मैं यहां पर अब आवंटित समय निकालूंगा तो यहां भी 9/10 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 9/10 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहां भी 9/10 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सभी में से 10% समय वेस्ट हुआ है। इसमें से भी 10%, इसमें से भी 10%, इसमें से भी 10%, तो कितना समय यूटिलाइज होगा वो निकालेंगे। तो 9/10 9/10 9/10, या अगर आप फ्रैक्शन से ना करें तो ये कह सकते हैं हम कि भाई 10% समय बर्बाद हो गया 100% में से, तो बचा कितना 90%। तो 90% का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, 90% का मल्टीप्लाई यहां भी 90%, यही समय तो यूज हुआ। लेकिन होगा क्या कि इस रेशियो के केस में 90% से 90% पूरे रेशियो में खत्म हो जाएगा और खत्म होने पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर एक्चुअली क्या है, मेरे कहने का मतलब ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इससे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आवंटित समय में से प्रत्येक प्रश्न पत्र में 10% समय बर्बाद हो जाने के बाद भी सभी प्रश्न पत्रों के लिए आवंटित समय का जो अनुपात है वो 5:4:2 ही रहेगा। मतलब रेशियो पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इस 10% का क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं है। बस अब उसके बाद क्वेश्चन में आगे चलते हैं। उसके बाद मुश्किल समस्याओं के कारण वह केवल 40%, 30% और 20% का उपयोग करता है। इसका मतलब वह यहां पर 40% का उपयोग कर पाता है। टोटल 5 रेशियो समय है, तो कितने समय का प्रयोग कर लेगा, तो 5 × 40 = 200%
समय का। ऐसे ही यहाँ पर वो 30% का उपयोग कर पाता है। 4 रेशियो समय है तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 30% का उपयोग करेगा 4 रेशियो में, तो कितने का कर लेगा, तो 4 × 12 120%। यहाँ पर 20% का यूटिलाइज कर पाता है, 2 रेशियो समय है तो 2 × 20, तो यहाँ पर करेगा 20 दूनी 40%। इसका मतलब कुल कितने प्रतिशत समय का यूटिलाइजेशन कर लेगा, तो 200%, 120 और 40, 160 और 200 कितना हो गया, 360% समय का प्रयोग कर लेगा। कुल भागों से डिवाइड करना ना भूलें 11, तो कितना आ जाएगा 11 × 3 = 33, कितना बचेगा 3 × 30, 11 दूनी 22, 8 बचेगा 11 × 77, 11 दूनी 22, तो आंसर आ जाएगा 32.72%। इसका मतलब ये अपने 32.72% समय का प्रयोग कर लेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहां से बस प्यारे विद्यार्थियों वो समझने वाली बात ये थी कि 10% समय जो बर्बाद हो जाता है इसका कोई मतलब नहीं है। वैसे मतलब है, मतलब क्यों है, क्योंकि समय में तो अंतर आएगा, सब जगह आवंटित समय 10% कम हो जाएगा, मतलब 100 होगा तो 90 हो जाएगा, लेकिन इस रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज चेंज का तो वो सभी रेशियो में होगा जो कट जाएगा, इसलिए रेशियो पर इस चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्वेश्चन को हम सीधा ऐसे सॉल्व करेंगे 32.72%। बहुत सारी चीजें क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए ऐसी दी होती हैं जिनका क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई प्रयोग नहीं होता है, वही यहां पर ये दिया है 10% सब जगह। लेकिन अगर ये जो समय की बर्बादी है ये हर एक में अलग अलग होती, जैसे वो कहता कि प्रश्न पत्र ए में 10% समय बर्बाद हो गया, बी में 20% बर्बाद हो गया, सी में 30% हो गया, तो फिर अंतर पड़ता। फिर क्या करते, फिर यहां पर सब में कम कर करके पहले रेशियो बनाते, तब फिर ये यहां से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते। लेकिन यहां पर क्या था कि सभी प्रश्न पत्रों में समान प्रतिशत से समय बर्बाद हुआ है, तो समान प्रतिशत से बर्बाद हुआ है तो 10% बर्बाद हुआ है तो 90% यूटिलाइज करेंगे, तो सभी रेशियो में सेम फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई होगा, जो रेशियो में कट जाएगा तो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आंसर हो जाएगा 32.72%। क्लियर है बात। चलते हैं आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पर, 10th क्वेश्चन पर लगाएंगे, जरा 10th क्वेश्चन लगाएंगे। देखो बेटा, करेंगे, समझेंगे और देखेंगे, समझेंगे, करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास का 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जो पीछे क्वेश्चन कराया है सेम उसी प्रकार का है, थोड़ा सा अलग है। देखो, बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्रों के प्रत्येक प्रश्न अलग अलग अंक हैं, अलग अलग अंक थे, ठीक है। उसके बाद गणित, तर्क, 4 सब्जेक्ट हैं, एक गणित है, एक तर्क है, एक जीएस है, 3 सब्जेक्ट हैं। अनुभाग के लिए क्रमशः 8, 9, 10 थे। अंकों का जो रेशियो है वो 8, 9, 10 है। सभी ये तीनों विषयों के लिए, सेक्शनों के लिए, ये भाई देखो रेशियो है प्यारे विद्यार्थियों, कॉमा गलती से टाइपिंग की एरर है। ये 8, 9, 10 के रेशियो में आवंटित अंक हैं, मतलब मैथ में, गणित में कितने का पूर्णांक है 8 रेशियो का, तर्क में कितने का पूर्णांक है 9 रेशियो का, जीएस में कितने का पूर्णांक है 10 रेशियो का, तथा तीनों वर्गों में अधिकतम अंक 810 हैं। तो यहां तक तो हमारी समझ में ये आ गया कि 3 सब्जेक्ट हैं। देखो सॉल्यूशन देखो, 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्टों में पूर्णांकों का जो योग है वो 8:9:10 है, मतलब आवंटित मार्क्स का। तो 8 और 9 17 और 10 कितना हो गया 27। इस 27 रेशियो का मान हमें बराबर दिया, उसने कहा कि कुल जो है 810 मार्क्स, अधिकतम अंक कितने 810, तो 27 रेशियो का मान 810, तो एक रेशियो का मान 27 × 81 कितना हो गया 30। तो यहां से निकालेंगे मैथ के लिए आवंटित अंक, तो 8 × 30, तो मैथ के लिए आवंटित अंक आ जाएंगे 240। ऐसे यहां पर रीजनिंग के लिए निकालेंगे तो 9 × 30, तो रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर हो जाएंगे 270। ऐसे यहाँ जीएस के लिए निकालेंगे तो 10 × तो जीएस में मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 300। तो जीएस में मैक्सिमम मार्क्स प्यारे विद्यार्थियों कितने हैं 300 हैं, ये मैक्सिमम मार्क्स हैं, मतलब 100% मार्क हैं। ऐसे ही रीजनिंग में 270 हैं 100% मार्क्स, ऐसे ही इसमें मैथ्स में 240। अगर विद्यार्थी मैथ्स में 240 अंक लाता है तो उसके मार्क्स 100% हो जाएंगे, ये मैथ्स का पूर्णांक है। ऐसे 270 रीजनिंग का पूर्णांक है, 300 जीएस का पूर्णांक है, टोटल अंकों का पूर्णांक मतलब सभी में मिलाकर टोटल अंक है 810। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। गलत उत्तर में नकारात्मक अंक को दंड के रूप में नहीं रखा गया, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर रमेश को गणित में 20% अधिक अंक तथा तर्क में 8% अधिक अंक और जीएस में 7.14% अधिक अंक प्राप्त हुए होते तो उन्हें सभी 3 वर्गों में 100% अंक प्राप्त हुए। पूरा खेल इस क्वेश्चन में इस लैंग्वेज का है। अगर रमेश को गणित में 20% अधिक अंक, तर्क में 8% अधिक अंक और जीएस में 7.14% अधिक अंक प्राप्त हुए होते तो उन्हें समय तीनों वर्गों में 100% अंक प्राप्त हुए होते। तो रमेश ने कुल कितना अंक प्राप्त किया ये हमसे पूछा है, मतलब रमेश ने जो प्राप्त किए हैं
तो मैथ में जितने उसके अंक आए हैं, अगर उसके 20% अधिक आ जाते तो उसे मैथ में 100 में से 100 मिल जाते, मतलब 100% मिल जाते, 240 में से 240 मिल जाते। ऐसे ही अगर तर्क में उसके 8% अधिक होते तो उसे 270 में से 270 मिल जाते। जीएस में अगर उसके 7.14% अधिक होते तो उसे 300 में से 300 मिल जाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो 20% अधिक, तो अगर मैं 20% अधिक का फ्रैक्शन बनाऊंगा, अगर मैं 20% अधिक का फ्रैक्शन बनाऊंगा तो 20% अधिक का फ्रैक्शन कितना बनेगा? तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 अधिक में जोड़कर लिखेंगे 6/5। इसका मतलब पहले अगर ये 5 रेशियो अंक प्राप्त करता था तो अब 6 रेशियो प्राप्त करेगा, जो 100% अंक के बराबर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा है कि उनके अंकों का प्रतिशत 100% हो जाता है। इसका मतलब मैथ्स में अगर वो 20% अंक अधिक प्राप्त करेगा तो उसके अंक 100% हो जाएंगे, मतलब 240 अंक प्राप्त कर लेगा। तो 240 6 रेशियो का मान होगा कि 5 रेशियो का? तो आप कहेंगे कि सर 20% बढ़ाने के बाद जो मान आया है वो मान 240 के बराबर होगा, जो कितना है 6। तो 6 रेशियो का मान 240, 1 रेशियो का मान कितना हो गया 40। कैसे? 6 से इसको डिवाइड करेंगे 40 हो गया। तो यहां से मैथ्स में प्राप्त अंक आ जाएंगे इसके 5 × 40 = 200। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार जैसे मैथ्स के निकाले वैसे ही इसके रीजनिंग में प्राप्त अंक निकालेंगे। तो रीजनिंग में कितना है 8% अधिक, तो 8% अधिक, तो 8% अधिक की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी? तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 अधिक की बात कर रहा है तो 27/25। 27/25 में 27 रेशियो का मान कितना है 270, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 10। तो रीजनिंग में इसने कितने प्राप्त किए 25 × 10 = रीजनिंग में इसने 250 अंक प्राप्त किए। ऐसे ही निकालेंगे इसने जीएस में कितने प्राप्त किए? तो इसने कहा 7.14% अधिक अंक और मिल जाते तो 100%, मतलब अधिकतम अंक प्राप्त कर लेता। 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/14, लेकिन जोड़कर लिखेंगे 15/14। 15 रेशियो का मान बराबर दिया है हमें 300 के, क्योंकि जीएस में मैक्सिमम मार्क 300 है तो 1 रेशियो का मान 15 दूनी 30 20 हो जाएगा। कितने प्राप्त के लिए? उसके लिए 14 रेशियो का मान निकालेंगे। 14 × 20 = 280 अंक इसने यहां पर प्राप्त किए। तो 280 अंक इसने, अब इसके प्राप्त अंक आ गए तीनों विषयों में, लेकिन उसने हमसे पूछा है रमेश ने कुल अंक कितने प्राप्त किए। तो टोटल अंक निकालेंगे तो 200 अंक यहां प्राप्त किए, 250 यहां प्राप्त किए, 280 यहां प्राप्त किए। तो 280 और 250 कितना हो जाएगा 530, और 200 कितना हो जाएगा 730। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 730। सबको जोड़ देंगे। मैंने क्या किया है 280 प्लस 250 और प्लस 200, मतलब मैथ्स में इसने 200 अंक प्राप्त किए, 250 रीजनिंग में, 280 जीएस में। सभी को जोड़ देंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 730। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ए। तो देखो पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसमें पहले हमें रेशियो दिया था कि सभी के लिए मैक्सिमम अंक, ये मैथ्स के मैक्सिमम अंक हैं 8 रेशियो, ये रीजनिंग के मैक्सिमम अंक हैं 9 रेशियो, ये जीएस के मैक्सिमम अंक हैं 10 रेशियो, और टोटल 27। उसने हमें टोटल दिया था 810 अंक के तीनों पेपर हैं। तो 1 रेशियो का मान निकाल लिया 30। तो उसके बाद मैथ का पता लग गया, मैथ कितने अंक का है 240 अंक का। यहां से रीजनिंग का पता लग गया 270 अंक का। जीएस कितने अंक का है 300 अंक का। अब उसके बाद उसने कंडीशन दी है कि अगर मैथ्स में 20% अधिक अंक और मिलते तो वो पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर लेता। तो 20% अधिक का फ्रैक्शन 6/5। इसका मतलब पहले अगर वो 5 रेशियो मार्क्स प्राप्त करता था तो 20% बढ़ाने के बाद 6 प्राप्त करेगा, जो 100% मतलब मैक्सिमम मार्क्स होंगे। मैक्सिमम मार्क मैथ में कितने 240, तो 6 रेशियो भी मैक्सिमम मार्क है, 240 भी मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो दोनों को बराबर रख देंगे। 1 रेशियो का मान 40, तो प्राप्त अंक आ जाएंगे मैथ में कितने प्राप्त करे इसने 200। 200 से अगर ये 20% और अधिक प्राप्त कर लेता तो 240 हो जाते। ऐसे ही 8% अधिक, दूसरी कंडीशन सेम है। तो 25 पहले इसके द्वारा प्राप्त अंक हैं, और 27 अगर ये 8% और अधिक प्राप्त कर लेता तो वो अंक हैं, तो ये 100% हो जाते। तो 270 के बराबर होंगे 10, तो 25 250। ऐसे यहां पर इससे कर लिया, तीनों को जोड़ दिया, टोटल प्राप्त अंक आ गए 730। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज की क्लास में हमने एग्जाम से रिलेटेड और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्लास में हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो परसेंटेज में से पूछे जाते हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों विदा चाहता हूं। बाय बाय, टेक केयर, सभी स्वस्थ रहें, सही रहें। ठीक है, बाय बाय।